वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का सेकंड पार्ट। दोस्तों लास्ट पार्ट में हम ट्रेन में थे तो हमने देखा था कि उसागी और मत्सुयामा के ग्रुप के पास अब सिर्फ एक ही कनस्टर बचा हुआ था, लेकिन आगे दो जहरीले गैस वाली बोगियां थी जिससे अब इनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। और ये तो पिछली वाली बोगी में भी नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, ट्रेन रुक भी नहीं सकती। तो आगे हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेन से कूदने का फैसला करते हैं। हाँ दोस्तों, मगर इतनी रफ्तार वाली ट्रेन से कूदने का मतलब है खुदकुशी। पर दोस्तों किस्मत इनका साथ देती है। पीछे इनको ट्रेन दिखी थी कुछ टाइम पहले जिसमें जहरीली गैस से लोग मरते हुए दिख रहे थे। वो ट्रेन पीछे रह गई थी और अब जाकर वो ट्रेन इनके सामने से गुजर रही होती है। और क्योंकि उस ट्रेन के सारे प्लेयर्स मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से उस ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए थे, तो उसागी सभी को समझाती है हमें कूद कर उस ट्रेन में जाना होगा कैसे भी करके। मगर सभी को बड़ा डर लग रहा होता है, इसीलिए सबसे पहले उसागी छलांग लगाकर उस ट्रेन में चली जाती है। इसके बाद बाकी लोग भी धीरे धीरे हिम्मत कर देते हैं और कूदने चले जाते हैं। कई सारे लोग उस ट्रेन में जाने में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन एक तो बीच में गिरकर मर जाते हैं। और जब बारी आती है मत्सुयामा की तो वो तो व्हील चेयर पे होता है। वो मजबूर है दोस्तों, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो भी कूद जाता है। हालांकि जैसे ही वो दूसरी ट्रेन में कूदता है ना, तो उसका आधा पोर्शन बाहर रहता है। वो तो अच्छा हुआ उसागी उसको अंदर खींच लेती है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी दोस्तों उनके सामने से एक और ट्रेन गुजरती है जिसमें पता है कौन था? आरिजू। वो अपनी वाइफ को देखकर चिल्लाने लग जाता है कि उसागी तुम, और उसागी भी उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, मगर बीच में पोल आ जाता है दोस्तों, जिससे फिर दोनों को हाथ पीछे हटाना पड़ जाता है। आरिजू के ग्रुप का एक आदमी कमेंट करता है कि आरिजू की बीवी ने गले किसी और आदमी को लगाया हुआ है, बताओ। इस तरह की वहाँ पे बातें होती हैं दोस्तों, लेकिन फिर सभी चुप हो जाते हैं। तभी आरिजू का जो ट्रेन स्टॉप होता है नजदीक आ जाता है और अनाउंसमेंट किया जाता है कि ट्रेन को जल्दी रोके, स्टॉप लाइन नजदीक आ रही है। तो आरिजू जल्दी से ट्रेन के इंजन में जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, मगर स्टॉपेज बहुत ही नजदीक आ गया था, जिसकी वजह से ट्रेन स्टॉप लाइन से जाकर टकरा जाती है और ट्रेन का भयंकर एक्सीडेंट होता है, जिसमें बाकी लोग तो घायल हो जाते हैं, मगर आरिजू की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है दोस्तों। वो बेहोश हो जाता है, उसके पेट पे भी कट लग जाते हैं कई सारे। उसके ग्रुप में एक शराबी होता है, तो वही उसके कट को सिलाई करता है शराब पीकर। इधर उसागी और उसके ग्रुप के सभी लोग सही सलामत दूसरे स्टॉप लाइन पे पहुंच चुके होते हैं। पास ही में एक हॉस्पिटल होता है टूटा फूटा सा, जिसमें इन्हें मत्सुयामा के लेग सपोर्टर के साथ दूसरी व्हील चेयर भी मिल जाती है। अब दोस्तों जो दूसरा गेम था, मतलब इनका नेक्स्ट गेम, वो आज रात में शुरू होने वाला था, इसीलिए ये लोग हॉस्पिटल में ही थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, जहाँ सभी आपस में कुछ न कुछ अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मत्सुयामा उसागी को अपने नाइटमेयर के बारे में बताता है। हाँ, उसे भी अपनी एक स्टूडेंट की मौत का सपना सोने नहीं देता कभी भी। दरअसल बात कुछ यूं थी कि मत्सुयामा तो शुरू से ही नियर डेथ एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड था, तो वो इस बारे में काफी स्टडी किया करता था और अपनी रिसर्च पेपर भी लिखा करता था। तो उसकी एक स्टूडेंट थी जो कि मत्सुयामा के रिसर्च पेपर से काफी प्रभावित हो गई थी, और उसने मत्सुयामा को बताया भी था अपने इंटरेस्ट के बारे में कि वो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के लिए पागल हो गई है। हालांकि तब मत्सुयामा ने उसको समझाया भी था कि ये काफी रिस्की होगा, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि मैंने जो भी लिखा है वो थियरी है, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। मगर दोस्तों वो स्टूडेंट इतनी जुनूनी थी ना कि वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार थी, और वो मत्सुयामा को खुली छूट देती है। पर एक्सपेरिमेंट में उस स्टूडेंट की मौत हो गई, जिससे मत्सुयामा बहुत ही गहरे सदमे में चला गया। उसे हर वक्त बस उसकी मौत का ख्याल आता रहता है, जिसकी वजह से एक दिन क्या हुआ कि मत्सुयामा ऐसे ही ड्राइविंग कर रहा था और उसने अपना ध्यान खो दिया, और फिर हो गया एक्सीडेंट जिसमें उसके पैर डैमेज हो गए, और अब तो आप देख ही रहे हो कि बिना सहारे के वो चल नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब रात हो चुकी थी और आरिजू को होश आ गया था। कुछ घंटों के बाद इनको दूसरा गेम भी शुरू करना था एक बिल्डिंग में, और उस गेम का नाम होता है निशाना टीन का डिब्बा। खेल शुरू करने को कहा जाता है और ब्लैक सूट वाला आदमी टीन के डिब्बे को लात से मारता है और वो डिब्बा उछलकर बिल्डिंग के काफी ऊपरी माले पे चला जाता है। तब इनसे उस डिब्बे को वापस उसकी जगह पे लाकर रखने को कहा जाता है। और ये बिल्डिंग ऐसी नहीं छोटी थी, काफी ऊंची थी, लिफ्ट भी खराब थी, इसीलिए सारे प्लेयर्स उसको लाने के लिए सीधे सीढ़ी से ही ऊपर जाने की सोचते हैं। मगर आरिजू तो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी था, इसीलिए वो सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता। उसके पेट में भी बहुत दर्द होता है, इसीलिए वो बेचारा तो नीचे रह जाता है और बाकी लोग अलग अलग रास्ते से ऊपर जाने लग जाते हैं। मगर ये क्या दोस्तों, कोई सीढ़ी तो कुछ माले पे जाने के बाद खत्म हो रही थी, तो कोई कहीं और प्रॉब्लम आ रही थी किसी में। मगर फिर भी एक लड़का किसी तरह उस टीन के डब्बे के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ में उठा भी लेता है नीचे लाने के लिए। पर उसी वक्त अनाउंसमेंट करके बताया जाता है कि ये कोई मामूली डिब्बा नहीं है, ये टाइम बॉम्ब है। प्लेयर्स के छूते ही इसमें 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब जिस लड़के ने उस डब्बे को पकड़ा था वो नीचे उसको लेकर आने लग जाता है। 1 मिनट पूरा हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों, जिससे वो लड़का तो मारा जाता है। पर जैसे ही दूसरा प्लेयर उस डिब्बे को उठाता है, उसमें फिर से 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यानी ब्लास्ट होना सिर्फ प्लेयर को नुकसान पहुंचाना था दोस्तों, डिब्बा तो बिल्कुल सही सलामत होता है। वो आदमी काफी तेजी से दौड़ता है और जब 20 सेकंड्स बाकी रह जाते हैं तो वो उस डिब्बे को एक लड़ी को थमा देता है। टाइम फिर से रिसेट हो जाता है
मगर 5 सेकंड टाइम पीछे हो जाता है, यानी उसमें 60 सेकंड की जगह 55 सेकंड्स की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और गेम में 2 ग्रुप होते हैं, जो भी उस डिब्बे को टाइम खत्म होने से पहले शुरुआती जगह में रख देगा वो कामयाब हो जाएगा और उसकी टीम ही आगे बढ़ेगी। इसलिए फिर क्या होना था, डिब्बे की छीना झपटी हो जाती है, सभी अपनी टीम के लोगों को वो डिब्बा ट्रांसफर कर देते हैं। मगर आखिर में स्टार्टिंग पॉइंट पे रुकते ही दोस्तों टाइम ऑफ हो जाता है, जिससे वो डिब्बा भी फट जाता है और तब दूसरा डिब्बा सामने आता है। दरअसल दोस्तों ये 10 राउंड का गेम है, तो इस दूसरे राउंड में अरीजू क्या करता है ना, अपने साथी से कहता है कि ऊपर से वो डिब्बा फेंक कर मुझे दो। मगर तभी दूसरी टीम का एक बंदा अरीजू को धक्का देकर उस डिब्बे को पकड़ कर गिर जाता है और फिर क्या होना था, गिरने से वो डब्बा जोर से होता है ब्लास्ट, जिससे उस लड़के का भी सर फट जाता है। इसके बाद थर्ड शुरू होता है और इस राउंड में भी काफी छीना झपटी होती है। मगर दोस्तों इस बार अरीजू की टीम की एक लेडी डिब्बे को वक्त रहते स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देती है और कामयाब हो जाती है इस राउंड में, जिससे उसको लिफ्ट से ऊपर भेज दिया जाता है। यहाँ जाइए दोस्तों उसागी की तरफ। उसागी के ग्रुप को टोक्यो टावर बिंगो गेम खिलाया जा रहा होता है, जिसमें एक बड़े से टावर पे बिंगो गेम खेलना था चढ़कर। अब मत्सुयामा तो चल नहीं पाता, तो चढ़ना तो दूर की बात, वो लाइक सपोर्टर पहन लेता है दोस्तों, और उसागी उसे अपने कमर पे रस्सी से बांध लेती है, जिसके दूसरे छोर से उसने मत्सुयामा को बांध के रखा हुआ था ताकि वो नीचे ना गिरे। वहीं बाकी कई सारे लोग तो टावर से डगमगा कर गिर रहे होते हैं, और जब भी ये लोग बिंगो के लिए बटन दबा रहे होते हैं तो जितना नंबर उस बिंगो पे लिखा हुआ आता है ना, ऊपर से उतने पत्थर की बड़ी बड़ी बॉल्स गिर जाती है नीचे। और अगर वो चट्टान या पत्थर जो भी कह ले किसी के ऊपर गिर जाती तो मारा जाता, जिसको देखकर बाकी लोगों की तो हिम्मत ही जवाब दे जाती है। और एक बार तो ये भी होता है दोस्तों कि उसागी के हाथ पे पत्थर वाली बॉल लग जाती है, उसके हाथ ही छूट जाता है, नीचे गिरने वाली होती है वो, लेकिन तभी उसका हाथ मत्सुयामा पकड़ लेता है। जिम करने का फायदा तो हो गया उसको, वो एक ही हाथ से उसागी को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। इधर दोस्तों आरिसू की टीम के 4-5 लोगों ने टीम वर्क के सहारे खुद को सेव कर लिया होता है और काफी सारे हादसे का शिकार होकर मर भी गए थे। लास्ट के जब 2 राउंड बचे होते हैं तो बात ज्यादा बिगड़ जाती है। यहाँ पे हाँ, लोग एक दूसरे को जान से मारने तक को तैयार हो जाते हैं खुद सेव होने के लिए। मगर ऐसे में फिर आरिजू के ग्रुप का वो ब्लैक सूट वाला आदमी आरिजू की मदद करता है और कहता है कि मैं इन्हें उलझा कर रखता हूँ, तुम जख्मी हो इसीलिए पहले तुम सेव हो जाओ। वो तो जबरदस्ती कह के आरिजू से वो टिन का डिब्बा स्टार्टिंग पॉइंट पे रखवा देता है, जिससे आरिजू तो सेव हो जाता है दोस्तों। उससे भी फिर बाकी सेव हुए लोगों के साथ ऊपर लिफ्ट से भेज दिया जाता है, जहाँ से वो नीचे देखता है अपने साथी को, जिसपे अगले राउंड में दोस्तों दूसरे टीम के लोग कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं। वो ब्लैक सूट वाला आदमी अकेले ही उतने लोगों से फाइट करता है, पर वो लोग कांच के टुकड़े उसके गले पे वार कर देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मेरा बचना तो नामुमकिन है। लेकिन वो ये भी ठान लेता है कि इसमें से जितने भी हैं किसी को जाने नहीं दूंगा, जीतने नहीं दूंगा, और वो उन सभी को दबोच कर रखता है। तब तक में टाइमर खत्म होता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें खुद तो मरता ही है मगर विरोधी टीम के बाकी सारे लोगों को साथ में लेकर मरता है। इधर उसागी की टीम में भी दोस्तों इक्के दुक्के लोग ही बचे होते हैं। बिंगो 99% कंप्लीट हो चुका था, पर बिंगो के बीच में एक फ्री लिखा हुआ बटन था, जिसके अंदर के नंबर को बाहर लाने के लिए टावर के एकदम टॉप पे जाना होगा। इसीलिए उसागी मत्सुयामा को टावर की एक जगह पे बैठाकर खुद उतनी ऊंचाई पे चढ़ाई करती है। उसकी चढ़ाई करते करते सुबह हो जाती है दोस्तों, मगर आखिर में वो फ्री वाले बटन को प्रेस करके बिंगो कंप्लीट करके ही मानती है। इस तरह से वो गेम जीत जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गेम के होस्ट को, जो कि अकेले में मत्सुयामा से कहता है कि तुमने हमारा आधा काम तो पूरा कर दिया उसागी को यहाँ लाकर। उसके पीछे पीछे आरिजू भी यहाँ गया, जिसपे मत्सुयामा पूछता है कि एक आदमी को यहाँ लाने के लिए तुमने इतना कुछ किया। तो होस्ट बताता है कि पिछली बार गेम जीतने में उसने ही हमारी मदद करी थी, इसीलिए हम उसको यहाँ का नागरिक बनाना चाहते हैं। जिसपे मत्सुयामा पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, कहीं तुम ही जोकर तो नहीं। जिसपे होस्ट कहता है कि ज्यादा लालची मत बनो, तुम्हें हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारे लिए एक काम करना बाकी है। ये लोगन तुम्हें इससे उसागी को मार डालना है, क्योंकि अगर यहाँ उसागी मर जाती है तो आरिजू भी यहाँ से जाने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। और दोस्तों इस बात से मत्सुयामा उदास हो जाता है कि मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ। होस्ट कहता है कि अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, तुम जान पाओगे कि कौन इस दुनिया को चला रहा है। इतना ही नहीं, तुम्हें मौत की दुनिया की भी सच्चाई पता चल जाएगी। इसके बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हो तो बन सकते हो, नहीं तो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। दरअसल दोस्तों गेम का होस्ट जो है ना, वो भी आरिजू के साथ पहले ही एक प्लेयर था, पिछले वाले सीजन में या उससे पिछले वाले में रहा होगा, और अभी वो काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है यहाँ का नागरिक बनकर। उसे लगा था कि यहाँ रहकर खूब मजा आएगा, मगर उसके टक्कर का यहाँ कोई प्लेयर ही नहीं बचा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे लाइफ काफी बोरिंग लगने लगी। इसीलिए वो असली दुनिया से चुन चुनकर बंदों को यहाँ पे लेकर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आरिजू की ग्रुप फोटो गई होती है शिबुया स्टेशन, जहाँ पे फाइनल गेम खेले जाने वाला है। सभी आपस में यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि ये फाइनल गेम है, तो अगर इसमें हमें एक दूसरे को भी जान से मारना पड़े तो कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना कोई भी, क्योंकि हम सभी को अपनी जान प्यारी है और सभी यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं। पर आगे दोस्तों इनको एक बड़े से मॉनिटर के अंदर जाना पड़ जाता है, जहाँ सबकी हैप्पी लाइफ की वीडियोस चल रही होती है। आरिजू और उसागी को तो बेबी भी हो चुका है और वो लोग साथ में बहुत ही खुश है, पर ये सब दोस्तों एक तरह से नकली है। तभी वहाँ पे रियल उसागी और उसके ग्रुप के लोग भी आ जाते हैं। उसागी यहाँ पहले तो आरिजू के गले लगकर बहुत रोती भी है और दोनों यहाँ से वापस रियल वर्ल्ड में जाने की बातें करते हैं, पर
जैसे ही आरिज़ू मत्सुयामा को देखता है तो वो उसको जोरदार पंच करता है पहले एक, और उसको पीटने की कोशिश करता है, मगर तब बीच में उसागी आ जाती है। आरिज़ू कहता है कि इसी कमीने की वजह से तुम आज आईसीयू में हो, रियल वर्ल्ड में। तब उसागी कहती है ये गेम में मेरी मदद कर रहा है, इसी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो आरिज़ू कहता है पर इस खतरनाक गेम में तुम्हें यहाँ लाया भी तो यही ना। मगर दोस्तों फिर मामला ठंडा हो जाता है इनका। इसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि टोटल 10 प्लेयर यहाँ मौजूद हैं और अब फाइनल गेम शुरू होगा, जिससे सभी चौंक जाते हैं कि हम तो यहाँ पे सिर्फ 9 ही लोग हैं, तो 10 प्लेयर की बात क्यों की जा रही है। इस पे आरिज़ू कहता है कि हम 10 ही हैं, उसागी के पेट में मेरा बच्चा है, उसे भी गिना जा रहा है। और ये जानकर उसागी बिल्कुल हैरान दोस्तों, और मत्सुयामा को होती है जलन। वहीं बाकी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पेट वाले बच्चे को क्यों गिना जा रहा है, वो कैसे खेलेगा कुछ। तभी सारे प्लेयर्स को रिस्ट बैंड और कॉलर्स पहनने को दिया जाता है। टेबल पे 10 रिस्ट बैंड आ जाते हैं और 9 कॉलर, क्योंकि बच्चा तो पेट में है तो उसके गर्दन में तो पॉसिबल नहीं है ना लगाना। मगर उसका रिस्ट वॉच था जो कि बच्चे की माँ अपने पास रखने वाली है। वैसे इस खेल का नाम है दोस्तों पॉसिबल फीचर्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रूल्स बताने वाला हूँ। इस खेल में 25 कमरे हैं जो 5 खड़ी लाइन और 5 आड़ी लाइन के क्रम में है। बीच में रखे टेबल पर सभी खिलाड़ी पासे फेंकेंगे, जितनी संख्या आएगी उतने खिलाड़ी आगे कमरे में जा सकते हैं। इस खेल को तब तक दोहराना है जब तक बाहर जाने का रास्ता ना मिल जाए, और इस गेम में मैक्सिमम 15 राउंड मिलेंगे। हालांकि पासे फेंकने के बाद जो खिलाड़ी अगले कमरे में नहीं जा पाते उन्हें उसी कमरे में तब तक रुकना होगा जब तक 2 खिलाड़ी अपने रिस्ट बैंड को यूज करके उसके कमरे को अनलॉक नहीं कर देते। समझ गए। हर प्लेयर के रिस्ट बैंड पे 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। साथ ही सेरेना का मैप भी होगा जिससे वो जान पाएंगे कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं, और इसके साथ ही वो ऑडियो कॉल पे एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे, एक दूसरे खिलाड़ी से। मतलब किसी भी रूम के दरवाजे को खोलने के लिए एक रिस्ट बैंड को दरवाजे पे टच करना होगा, जिससे उस रिस्ट बैंड का 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। कितना? 1 पॉइंट माइनस दरवाजे खोलने पे। इसके साथ ही अगर आपको दोबारा उसी रूम में जाना है जहाँ से अभी आप आए हो, तो आपको नेक्स्ट राउंड का इंतजार करना होगा, और जैसे ही किसी प्लेयर के पॉइंट्स 0 हो जाएंगे तो कॉलर बैंड ब्लास्ट कर जाएगा, जिससे वो प्लेयर मारा जाएगा। और हर रूम में चारों ओर दीवार है। हर दीवार पे आपको अपनी फ्यूचर दिखाई देगी, अच्छा या बुरा। और आप जिस साइड के दीवार वाली दीवार का यूज करके दूसरे रूम में जाएंगे ना, रियल वर्ल्ड में भी आपका फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा दीवार पे दिखाया जा रहा था। समझ गए आप? मतलब चारों ओर फ्यूचर दिखेगा, तो जहाँ भी जिस दीवार पे आप जाएंगे रियल वर्ल्ड में भी वैसा फ्यूचर आपका होगा, ऐसा गेम में कहा गया है। यानी इस गेम को जीतने के लिए टीम वर्क की जरूरत होगी, इसलिए सभी को एक दूसरे का नाम जानना बेहद जरूरी हो जाएगा बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों आप आरिज़ू, उसागी, रे और मत्सुयामा को तो पहले से ही पहचानते हो, पर कुछ यहाँ पे नए खिलाड़ी ऐड होंगे जिनका नाम अभी तक किसी को नहीं पता था। तो आइए जानते हैं उनका नाम। सबसे पहले तो सैम और यूना नाम के एक भाई बहन है, और जो शराबी चाचा था ना जिसने आरिज़ू के पेट में कट लगाए थे और सिलाई की थी, उसका नाम है टिम। साथ ही बैन नाम का एक जवान लड़का भी है, और ससा नाम की एक अधेड़ उम्र की लेडी भी, जिसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट किया करता था, वही। इसके बाद रूम के बीच में टेबल आ जाता है ऑटोमेटिकली, और पासा फेंक कर किसी रूम में जाना है ये डिसाइड करने के लिए इन्हें हर बार 3 मिनट दिया जाने वाला है। साथ ही पासे का जो कलर है वैसे ही कलर चारों दरवाजे के भी हो जाते हैं। अब टिम कहता है कि पासे के खेल में तो मैं माहिर हूँ, जिसपे ससा कहती है कि माहिर वाहिर कुछ नहीं हो, 1 नंबर की जुआरी हो तुम। खैर दोस्तों, टिम पासा फेंकता है इसके बाद, और येलो पासे पे 1, ब्लू पे 7 और रेड पे 5 और ग्रीन पे 4 नंबर आता है, जिसके बाद चारों दरवाजों पर भी कलर के हिसाब से 5, 4, 1 और 7 लिखा हुआ जाता है। इसके बाद हर दीवार पे सारे प्लेयर्स की पॉसिबल फ्यूचर्स की रियलिस्टिक वीडियो प्ले हो जाती है। उसागी और आरिज़ू का फ्यूचर दिख रहा होता है, उनका बेबी हो चुका है। टिम देखता है कि वो कसिनो वाले गेम में जीत रहा है। सैम देखता है कि वो और उसकी बहन अपनी किसी दूर के फैमिली मेंबर के साथ डिनर कर रहे हैं। पर दूसरी दीवार पे टिम देखता है कि वो कसिनो में हार गया है, और उसी साइड वाली वॉल पे मत्सुयामा को दिखता है कि उसका नियर डेथ वाला रिसर्च पब्लिश करने की अर्जी उसको मिल गई है, यानी कि परमिशन मिल चुकी है वो पब्लिश करने के लिए। तो वहीं तीसरी दीवार पे उसको दिखता है कि अर्जी खारिज कर दी गई है। अब टिम कहता है कि अगर जो दिखाया जा रहा है और हमारा फ्यूचर वैसा ही होने वाला है तो मैं ब्लू दरवाजे से जाऊंगा। और वैसे दोस्तों ब्लू दरवाजे वाली साइड में काफियों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिखाया जा रहा था, तो सभी उसी दरवाजे से जाने को तैयार हो जाते हैं। पर दिक्कत ये थी कि ब्लू दरवाजे पे 7 लिखा हुआ था, यानी इस दरवाजे से सिर्फ 7 लोग ही जा सकते हैं। येलो दरवाजे पे 1 लिखा हुआ था, मगर उस पे बैन अपनी मॉम के साथ हंसी खुशी बैडमिंटन खेलता हुआ दिख रहा होता है, इसीलिए वो अकेले ही उस दरवाजे से जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी माँ के साथ रहना था। आरिज़ू सभी को याद दिलाता है कि अच्छे फ्यूचर की कामना तो हमें रखनी ही है, मगर इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने के चक्कर में हमारे पास जो 15 पॉइंट हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। हमें कम से कम पॉइंट वेस्ट करते हुए एग्जिट डोर ढूंढना है, यानी इस एरेना से निकलने का दरवाजा। इसका मतलब साफ था दोस्तों, जितने लोग एक साथ रहेंगे उतना कम पॉइंट वेस्ट होगा दरवाजा खोलने में, क्योंकि दरवाजा खोलने में सिर्फ 1 ही पॉइंट कट होने वाला था, और उस दरवाजे के नंबर के हिसाब से चाहे 7 लोग जाएं या 5 लोग, लेकिन जो अपना रिस्ट बैंड लगाकर दरवाजा खोलेगा सिर्फ उसी का 1 पॉइंट कट होगा, बाकी लोगों के पॉइंट बचे रहेंगे। समझ गया आप? तो अभी दोस्तों ये लोग एरेना के सबसे बीच वाले कमरे में होते हैं, यानी C3 में। आरिज़ू कहता है कि रे, सैम और यूना तुम तीनों पूर्व दिशा में
D3 वाले कमरे में चले जाओ और हम सभी बाकी सब उत्तर दिशा वाले कमरे C2 में जाएंगे। इससे ये होगा कि फिर हम सभी कोने वाले D2 में मिल पाएंगे, समझ गए? तो तब सैम देखता है कि D3 यानी कि रेड डोर वाले दीवार पे ये दिख रहा है कि यूना अपने बॉयफ्रेंड को अपने भैया सैम से मिलवा रही है एक रेस्टोरेंट में, जिससे सैम और यूना को कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो D3 में जाने को तैयार हो जाते हैं। अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा होता है, इसीलिए सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मत्सुयामा कहता है कि तुम सब आरिज़ू के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। तो रे कहती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम अपना अलग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मत्सुयामा की बोलती बंद हो जाती है और फिर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आरिज़ू C2 में जाने के लिए अपना रिस्ट बैंड का पॉइंट यूज करता है, जिससे उसका पॉइंट हो जाता है एक कट। उधर रे अपना एक पॉइंट यूज करती है D3 में जाने के लिए। तो C2 में जाने के बाद इन्हें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। हर बार एक एक पॉइंट दरवाजा खोलने पे तो कटेगा ही, साथ ही वो जिस रूम में जाएंगे उस रूम में भी 1 से लेकर 8 पॉइंट तक कट हो सकते हैं, और वो तो उस रूम में जाने के बाद ही पता चलेगा कि रूम के अंदर कितने पॉइंट कट हो गए। अभी तो ये लोग C2 में बहुत ज्यादा थे और यहाँ पे बात सिर्फ 1 पॉइंट कटने की थी, तो उसागी अपना पॉइंट कटवा लेती है 1। इसके बाद राउंड 2 शुरू होता है और इस बार 3 पासे होते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ये 3 ही कमरों में जा सकते हैं और पिछले वाले कमरे में जाना है तो ये 1 राउंड के बाद ही जा सकते हैं। तो इसीलिए 3 पासे थे, तो तीनों रूम में जाने के लिए रेड में 3, ब्लू में 5 और येलो में 1 आता है। और ससा को ब्लू दरवाजे वाली दीवार पे अपना अच्छा फ्यूचर दिखता है और इस ब्लू दरवाजे वाली दीवार पे ही टिम आर्किटेक्ट का एग्जाम दे रहा है, यानी कि उसका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। बैन को दिखाई देता है कि वो जूनियर हाई फैकल्टी रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू दे रहा है और आरिज़ू ने दोस्तों रे वगैरह से C2 में मिलने को कहा था पिछले राउंड में, जिसके लिए उसको अभी रेड दरवाजे से ही जाना होगा, जिसमें उसागी भी उसका साथ देती है। वहीं मत्सुयामा येलो दरवाजा चुनता है क्योंकि उसमें दिखाया जा रहा था कि वो फ्यूचर में भी उसागी के साथ कनेक्टेड है। उधर रे वाले कमरे में भी 1 राउंड पासा फेंका जा चुका था, मतलब वहाँ पे भी सेकंड राउंड हुआ होगा ना। इसके बाद रे D2 में चली जाती है, जहाँ फिर वो आरिज़ू और उसागी से मिलती है। वहीं सैम और यूना E3 में चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब इनके पास से फेंके गए थे तो तीनों दरवाजे में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते थे, इसीलिए सैम और यूना E3 में चले जाते हैं। तो इसके बाद थर्ड राउंड होता है शुरू, जिसमें आरिज़ू को 2 ही पासे फेंकने को मिलते हैं, क्योंकि एक साइड से वो और उसागी आए थे तो उसमें तो ये जा नहीं सकते थे, और एक साइड से रे आई थी तो वो लोग भी वापस वाले रूम में नहीं जा सकते थे, यानी कि अब ये 2 ही रूम में जा सकते थे। समझ गए ना आप? मतलब अगर एक रूम में कोई 2 कमरों से आया है तो उन 2 कमरों में अभी नहीं जा सकते इस राउंड में, ऐसा यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये 2 ही रूम में जा सकते हैं। पासा फेंकने पे रेड में 1 आता है, ब्लू में 2। तो वैसे तो ये 3 ही खिलाड़ी हैं दोस्तों, मगर उसागी के पेट में उसका बच्चा है, इसीलिए वो एक जगह 2 प्लेयर काउंट की जाएगी। उसागी ब्लू डॉट से आगे जा सकती है, पर आरिज़ू और रे में से कोई एक ही आगे बढ़ सकता है और एक को इसी रूम में रुकना पड़ेगा। रे रुकने का फैसला करती है क्योंकि दोनों दीवार पे उसको कुछ खास अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा था अपना। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि ससा कुछ लोगों के साथ C1 में थी। अब आरिज़ू रिस्ट बैंड से कॉल करके उससे बातें करता है और कहता है D1 में जाने के लिए, जिसमें कि एक साथ 4 लोग जा सकते थे फिलहाल की कंडीशन जो है, और इस वक्त उनके रूम में 4 ही लोग थे, यानी चारों एक साथ D1 में जा सकते थे, जहाँ इनको उसागी मिलने वाली थी। इसके बाद आरिज़ू सैम और यूना से कहता है इस बारी तुम लोग जिस रूम में हो वहीं पे रुक जाओ, अगली बारी में तुम लोग जब D3 में जाओगे तो रे जहाँ पे है ना D2 में वो अनलॉक हो जाएगी और फिर वो उस रूम से निकल पाएगी और फिर हम सभी E3 में मिलेंगे। ओके। पर दोस्तों यहाँ मत्सुयामा फिर से टांग अड़ा देता है, क्योंकि D1 में उसे अपना फ्यूचर कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा था। वहीं बैन का फ्यूचर तो D1 में काफी ज्यादा खराब दिख रहा था। उसे जॉब तो मिल गई थी, मगर उसे एक पानी की बोतल 3000 रुपए में बेचने को कहा जा रहा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था काफी कोशिश करने के बाद भी। और जब वो कंपनी वालों को अपनी प्रॉब्लम बता रहा था तो उनका कहना था कि तुमने एग्रीमेंट पेपर पे साइन क्यों किया था फिर, और अब तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं दोस्तों ससा को भी यही दिख रहा था कि उसका हस्बैंड उसे काफी मारपीट कर रहा है। तब ससा ये फैसला करती है कि उसागी से मिलने के लिए मैं और मत्सुयामा जाएंगे, वहीं बैन और टीम एग्जिट डोर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों E2 में सैम अपनी बहन के साथ मौजूद था, जहां की दीवार पे काफी अच्छे अच्छे फ्यूचर दिखाई दे रहे थे, जिसमें यूना और उसके बॉयफ्रेंड की शादी की बातें चल रही थी, जिससे यूना रियल में भी बड़ी खुश हो जाती है। और तब सैम को वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने पेरेंट्स और यूना के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ था। उस दिन भी यूना वाकई काफी खुश थी, मगर उसी दिन यूना की बातों से सैम का ध्यान भटक गया और सामने से ट्रक ने इनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें यूना और सैम तो बुरी तरह घायल हो गए, मगर उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। यानी अब इस दुनिया में यूना और सैम ही एक दूसरे की फैमिली और सपोर्ट सिस्टम थे। फिर सीन आता है प्रेजेंट में शिफ्ट दोस्तों, और सैम अपनी बहन यूना को अभी भी स्माइल करते हुए देखता है, क्योंकि ऊपर स्क्रीन में सैम अपनी बहन को शादी के लिए हाथ पकड़कर उसको दूल्हे तक लेके जा रहा है। ये देखकर सैम बड़ा इमोशनल भी होता है और वो आरिज़ू की बात मानने के बजाय E4 वाले रूम में चला जाता है, जबकि आरिज़ू ने उससे कहा था कि तुम रे के कमरे में जाओ ताकि रे वहाँ से बच निकल पाए। लेकिन अब इससे क्या होगा, रे उस जगह से आजाद नहीं हो पाती और उसे काफी बुरी बुरी चीजें दिखाई दे जाती हैं, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों। 4th राउंड में टिम पासा फेंकता है,
येलो में आता है 1 और ग्रीन में 9। तो टिम फैसला करता है ग्रीन वाले डोर में जाने का, यानी B2 में। मगर जो बैन है ना, वो लास्ट मिनट में अपना फैसला बदल देता है और उसे येलो वाली वॉल पे अपना फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा था, इसीलिए वो उस रूम में चला जाता है। पर वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि A1 वाला रूम -6 वाला कमरा है, यानी कि यहाँ पे 6 पॉइंट माइनस होंगे। इससे बैन के 6 पॉइंट कट जाते हैं, यानी अब उसके पास सिर्फ 7 ही पॉइंट्स बचे हैं दोस्तों। इधर आरिजू सैम और यूना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अब वो जवाब नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने आरिजू की बात नहीं मानी थी। तो वो सोचते हैं कि इससे बात करना ही बेकार है, मतलब वो कुछ बोलेगा फिर हमें। अब उनको दोस्तों E5 वाले कमरे में यूना प्रेग्नेंट दिख रही होती है, इसीलिए वो उस रूम में चले जाते हैं, जो कि होता है -4 वाला कमरा, यानी यहाँ पे 4 पॉइंट्स माइनस होंगे, जिससे सैम के पास सिर्फ 9 पॉइंट्स ही बचते हैं, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स कटाता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों 5वां राउंड शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले आरिजू रे से बातें करता है और पूछता है कि तुम्हारा दरवाजा खुला या फिर नहीं। तो वो कहती नहीं खुला, और यहाँ पे तो अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है मुझे, मैं पागल हो जाऊंगी, जल्दी कुछ करो आरिजू, साथ ही मेरा एक और पॉइंट घट गया है। अब इधर दोस्तों टिम को C2 वाले रूम में दिख रहा था कि वो नशे में टुल होकर कहीं पे पड़ा हुआ है, और A2 वाले दीवार में ड्रग ओवरडोज की वजह से उसको अपनी मौत दिखाई दे रही थी, जिससे टिम का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो अपना ऐसा फ्यूचर कभी नहीं देखना चाहता था। पर फिर भी वो मौत के बजाय नशे में कहीं पड़ा रहना बढ़िया समझता है, और इसीलिए वो जाता है C2 वाले कमरे में। वहाँ बैन को उस रूम में अपनी मॉम की मौत दिखाई देती है, जिससे वो बैठकर वहीं पे रोना शुरू कर देता है। मत्सुयामा भी अभी तक अलग हो चुका था दोस्तों सभी से। वो E1 वाले कमरे में आ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोने वाले कमरे में ही एग्जिट डोर होगा, मगर वो तो अभी दोस्तों -1 वाले कमरे में आ गया है, मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट ही कटेगा और वहाँ पे कोई एग्जिट डोर नहीं है। वहीं अब तक रे के रूम के दोनों साइड प्लेयर्स होने की वजह से उसका रूम अनलॉक हो जाता है दोस्तों। और फिर कुछ राउंड्स के बाद हम टिम को B3 में देखते हैं, जो कि -4 वाला कमरा है, यानी कि 4 पॉइंट्स खत्म। टिम के पास बचे होते हैं सिर्फ 8 पॉइंट्स, मगर उसे B4 वाले दीवार पे एक हसीन सा फ्यूचर दिखता है, जिसमें उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जिसने पहले उसको असली वर्ल्ड में नशे की हालत होने की वजह से छोड़ दिया था। मतलब वो नशे की लत थी उसे, तो उसकी एक्स ने छोड़ दिया उसको, मगर अब उसने ड्रग्स छोड़ दिया और अब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रहने के लिए मान गई यहाँ गेम में दोस्तों। मगर अभी तक टिम को नशीली पाउडर की तेज तलब हो रही थी। उसके पास हालांकि एक पैकेट भी होता है, मगर वो खुद पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिसमें काफी उसको तकलीफ भी होती है। और तभी उसकी नजर पड़ती है A3 वाले कमरे के दीवार पे, जिसमें वो खुला नशा कर रहा होता है और बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ भी इंटीमेट होता है। नशे के तलब की वजह से उसको रियल वर्ल्ड में बहुत ही भ्रम होने लग जाते हैं, और इसकी वजह से स्क्रीन वाली लड़की उसको रियल में दिखाई देने लग जाती है, जो कि उसका हाथ मांगती है और अपने साथ उसको लेके जाती है E3 वाले रूम में। मतलब ये उसको लगता है, लेकिन दिखता ऐसे जैसे वो लड़की लेके जा रही है। लेकिन दोस्तों वो कमरा बताऊं कितने का होता है, -8 वाला, यानी कि 8 पॉइंट्स खत्म। जबकि टीम के पास सिर्फ कितने 7 ही तो बचे थे पॉइंट्स, यानी कि उसके सारे पॉइंट्स कट जाते हैं। उसका कॉलर बैंड ब्लास्ट होता है, टीम की वहीं पे मौत। वहीं सैम बार बार अपने पॉइंट्स ही कट करवा रहा था, क्योंकि वो और उसकी बहन जिस भी कमरे में जा रहे थे वो अपने ही पॉइंट्स कटवा रहा था। उसके पास अब सिर्फ 4 बचे होते हैं, और ऊपर से अगले राउंड में दोस्तों पासे में 1-1 आता है, यानी अब इन भाई बहन दोनों को अलग अलग रूम में जाना होगा। और इधर बैन को दिखाते हैं, वो अपनी मॉम की खातिर जीने का फैसला करता है और आगे वो B1 वाले दीवार को चुनता है, जिसमें वो अपनी मॉम की तरह एक टीचर बन चुका था। वहां जाने के बाद बैन के पास सिर्फ दोस्तों अब 4 पॉइंट्स बचते हैं। तभी उसे ससा कांटेक्ट करती है और उसके हालचाल पूछती है, तो वो बताता है मैं और टीम अलग अलग हो चुके हैं, अभी मैं B1 वाले रूम में हूँ। जिसपे ससा बताती है कि मैं और उसागी तुम्हारे बगल वाले कमरे में है, यानी C1 में। नेक्स्ट राउंड में हम साथ हो जाएंगे, ठीक है। इस वक्त आरिजू रे के साथ होता है दोस्तों D3 में। बैन A1 में जा चुका था, वहाँ पे एग्जिट डोर नहीं था, और मत्सुयामा E1 में जा चुका था, वहाँ पे भी एग्जिट डोर नहीं था। इसीलिए आरिजू अब अंदाजा लगाता है कि एग्जिट डोर A5 या E5 में से किसी एक में होगा, और इसका पता लगाने के लिए उन प्लेयर्स को ढूंढना होगा जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर हम मत्सुयामा को देखते हैं, जो कि इस वक्त D2 में अकेला होता है। यानी मत्सुयामा को अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखती है। एक में तो वो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस पे काम कर रहा है, और इसमें वो उसागी की भी हेल्प कर रहा होता है। दोनों हंसी खुशी जी रहे होते हैं, और एक में उसने उसागी को शूट कर दिया था और फिर खुद को भी मार लिया था, ताकि दोनों की मौत एक साथ हो जाए और दोनों दुनिया से चले जाएं साथ में। इसके बाद हम सैम और यूना को देखते हैं। सैम जाता है B5 में और यूना जाती है C4 में। दोनों ने फिर B4 में मिलने का प्लान बनाया था, मगर ये प्लान पूरा नहीं हो पाता दोस्तों। यूना B4 में नेक्स्ट राउंड में जा ही नहीं पाती, क्योंकि B4 वाले रूम में उसके पास से पे आ गया था 0, यानी कोई भी जा नहीं सकता क्योंकि 0 आ गया। वहीं C3 से C4 में यानी यूना वाले रूम में आरिजू और रे आ जाते हैं। वहीं सैम तो B4 में जाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने यूना से कहा था ना कि B4 में मिलेंगे। पर वहाँ यूना को ना देखकर वो घबरा जाता है, और ऊपर से उसके पास अब सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बचे होते हैं, और जो B4 कमरा है ना वो -2 का है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कट हो गए, तो अब 0 बचे हुए हैं। तो वो तुरंत ही बैंड से कॉल करके अपनी यूना को सारी बातें बता देता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे जाना होगा। मगर वो वॉल पे अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की शादी होते हुए देखकर स्माइल करता है
और उसी वक्त उसका कॉलर ब्लास्ट कर जाता है और बेचारा मारा जाता है दोस्तों। यूना सिवाय रोने के कुछ कर नहीं पाती। सैम और टीम की मौत के बारे में उसागी, ससा, बैन और मत्सुयामा को अभी पता नहीं होता। इधर आरिजू प्लान बनाता है कि अगले राउंड में रे और यूना को C5 से होते हुए B5 में भेजूंगा मैं, क्योंकि यूना और उसका भाई तो E5 से होकर आ चुके थे। वहाँ पे भी एग्जिट डोर नहीं था पहले, मतलब साफ है कि एग्जिट डोर A5 में ही है और बाकी लोग इस वक्त B3 में हैं। वो B4 में आएंगे और मैं भी उन्हें वहाँ ज्वाइन करूंगा। और वैसे हम यूना के साथ B4 में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ उसके भाई की लाश होगी, उसको सदमा लग सकता है। मतलब दोस्तों आरिजू का प्लान यह है कि B4 में वो यूना को नहीं भेजेगा, शायद खुद जाएगा। तो जैसे आरिजू B4 में जाने के लिए रिस्ट बैंड लगाता है, वैसे यूना दोस्तों C5 में जाने के बजाय B4 में घुस जाती है और अपने भाई की लाश को पकड़ पकड़ कर रोने लग जाती है। यानी कि दोस्तों अब इस रूम में सिर्फ यूना और आरिजू ही है, मगर यूना तो अपने भाई को पकड़ कर रोई जा रही है। इसीलिए जब रूम में 2 पॉइंट माइनस करने की बारी आती है तो यूना के पास 11 पॉइंट्स होने के बावजूद आरिजू को अपने पॉइंट्स कटवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो दुख में थी अपने भाई के और ये मामला काफी नाजुक था, जिसकी वजह से आरिजू के पास सिर्फ 4 ही पॉइंट्स बचते हैं। वहीं B3 वाले रूम में -4 कट जाते हैं, जो कि ससा कटवा लेती है और अब उसके पास बचे हुए 7 पॉइंट्स। 10th राउंड में दोस्तों जब ससा पासा फेंकती है तो ग्रीन में 1, रेड में 1 और येलो में 2 आता है। यानी अब ये सारे लोग एक साथ B4 में नहीं जा सकते। साथ ही एक को इसी रूम में रुकना होगा और अभी तक टीम का भी कोई अता पता नहीं, जिसपे आरिजू कॉल पे कहता है कि इस वक्त तो मैं B4 में हूँ और यहाँ भी टीम नहीं है, यानी टीम A3 में होगा। तो इस बार ससा इसी रूम में रुकने का फैसला करती है दोस्तों। वहीं आरिजू उसागी को A3 में जाने को कह देता है, क्योंकि यही वो कमरा है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स कटेंगे और इनको ये भी लगता है कि वहाँ पे टीम भी हो सकता है। वहीं बैन जाता है C3 में, क्योंकि वो वहाँ पे था पहले, तो दोबारा उसके नंबर नहीं कटेंगे उस रूम में। वहीं मत्सुयामा जाता है B4 में और जब उसागी A3 में जाती है ना दोस्तों, तो वहाँ उसे मिलती है टीम की लाश, जिससे वो बड़ी अपसेट हो जाती है और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ तो 8 पॉइंट्स कटेंगे और उसागी के पास सिर्फ 7 पॉइंट्स ही होते हैं दोस्तों। ऐसे में उसे खुद को बचाने के लिए अपने बेबी के रिस्ट बैंड का पॉइंट यूज करना पड़ता है। वो अभी तक यूज नहीं हुआ था दोस्तों, तो 15 ही थे उसमें, मगर 8 कट हो जाने के बाद बचे होते हैं 7 और वो ये सारी बातें कॉल पे आरिजू को बता देती है। इधर ससा को डिस्टर्बिंग फ्यूचर्स दिखाकर टॉर्चर किया जा रहा होता है और अब बात आ गई थी ससा को उस स्टेज से निकालने की, जिसके लिए उनको एक सीधी रेखा बनानी होगी। अब सबके पास पॉइंट्स काफी कम थे दोस्तों। उसागी A2 में जाने का फैसला करती है ताकि वो और रे जो कि C4 में है वो एक सीधी रेखा बनाकर ससा को अनलॉक करे, मगर अभी तक कोई भी A2 में नहीं गया था, जिससे सभी को ये डर लगता है कि पता नहीं वहाँ पे कितने नंबर कटेंगे और इससे ये भी डर है कि वहाँ पे उसागी और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आरिजू काफी दिमाग लगाकर इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि A2 वाले रूम में सिर्फ बेबी का रिस्ट बैंड रखना पड़ेगा, जिससे ससा अनलॉक्ड हो जाएगी। पर अगर उसागी A2 से बेबी का बैंड लाने के लिए वहाँ जाएगी और वापस भी आएगी तो फिर से पॉइंट्स कटेंगे, और क्योंकि 8 पॉइंट कटेंगे तो 8 पॉइंट कटवाने के लिए इनके पास उतने पॉइंट भी नहीं है। तो हार मानकर आरिजू को यूना से मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी उसके पास 11 पॉइंट्स बचे थे, क्योंकि यूना अपने भाई के साथ गई थी जहाँ भी गई थी और हर जगह उसके भाई सैम ने पॉइंट्स कटवाए थे, बेचारा मर गया। इसके बाद रे दोस्तों बैन को C4 में जाने को कह देती है। इधर उसागी अपने बैंड से एक पॉइंट कटवाकर दरवाजा खोलती है A3 का और बेबी का बैंड A3 के दरवाजे के बिल्कुल नजदीक रख देती है, मगर दरवाजा काफी मोटा होता है, तो जब दरवाजा बंद होता है तो उससे बेबी का रिस्ट बैंड टकराकर कमरे में कुछ दूरी पे पहुंच जाता है, मगर ससा अनलॉक हो जाती है। वहीं A2 वाला रूम -5 का था, यानी बेबी के 5 पॉइंट्स कट हो जाते हैं और अब उसके पास 2 ही बचे होते हैं। किस पे? बेबी पे। वहीं बैन आ जाता है रे वाले रूम में। अब अगला राउंड था दोस्तों 12वां राउंड। ससा अपने रूम में पासा फेंक कर आरिजू वाले रूम में आ जाती है। इसके बाद उसागी A2 का दरवाजा खोलती है अपने बैंड से और तब वो देखती है कि बेबी का बैंड तो उसके हाथ की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। उधर से यूना A2 का दरवाजा खोलती है और उसागी को स्ट्रगल करते हुए देखती है। वो लोग देखते हैं कि उसागी अपने पैर से बेबी के बैंड को नजदीक लाने की कोशिश कर रही है, मगर वो तो और दूर चला जा रहा था। दरअसल दोस्तों अगर उसागी खुद अंदर जाती उस A2 वाले रूम में तो वो तो -5 वाला कमरा था, वहाँ पे -5 कटेंगे और इससे उसकी मौत हो जाती, उस पे पॉइंट्स ही नहीं बचे हैं, इतने ज्यादा मतलब। इसीलिए वो पैर से ही बेबी का बैंड लाने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें बड़ी मुश्किल से वो कामयाब हो जाती है। फिर जैसे बेबी का बैंड वो ले लेती है ना, तो इधर से यूना जाकर जल्दी से अपने 8 पॉइंट्स कटवा देती है और अब जल्दी से उसागी को उठाने के साथ आरिजू वाले रूम में जाना था इनको, मगर उनकी नजर पड़ जाती है दीवार पे, जहाँ पे वो देखती है एग्जिट रूम में आरिजू की मौत हो गई है। मतलब दिखता है दीवार में, ऐसा असली में नहीं होता। और इससे दोस्तों उसको फिर अपने डैड की मौत का सदमा फिर से याद आ जाता है। उसको लगता है कि पहले मैंने अपने डैड को खोया और अब मैं आरिजू को खोने वाली हूँ। तो जल्दी से उसागी को लाने के लिए आरिजू को जाना पड़ता है और उसी वक्त दरवाजा भी बंद होने लग गया था। तभी मत्सुयामा को अपनी व्हीलचेयर के साथ दरवाजे के बीच में आना पड़ जाता है ताकि दरवाजा बंद होने में प्रॉब्लम हो, और ऐसा ही होता है। तब तक में आरिजू उसागी को लेकर छलांग लगा लेता है और मत्सुयामा के ऊपर से पार हो जाता है, और वहीं यूना मत्सुयामा का व्हीलचेयर पीछे करके उसे भी बचा लेती है। यानी दोस्तों आरिजू, उसकी वाइफ और बच्चा तीनों सेफ है
इसीलिए वो उसागी को हक कर लेता है। मगर इससे मत्सुयामा के छाती पे जैसे सांप आ जाता है। वो तो बिल्कुल जल जाता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब उसको नहीं पसंद ना कि उसागी अपने पति के साथ रहे। और क्योंकि अब मत्सुयामा, यूना और आरिजू इसी कमरे में रह गए तो उनके एक एक पॉइंट्स कटने वाले थे। मगर इन सब में मत्सुयामा के पास थोड़े ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो वो अपने रिस्ट से पॉइंट कटवा लेता है। 14वें राउंड में दोस्तों A5 रूम के ग्रीन दरवाजे से 6 लोग जा सकते थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और ये टोटल 6 लोग ही थे इस रूम में, तो ये सारे चले जाते हैं A5 में। उधर से रे और बैन भी A5 में आ जाते हैं। अब एग्जिट डोर इनके सामने होता है। सारे प्लेयर्स के हाथ और गले पे जो बैंड था अपने आप खुलकर गिर जाते हैं। मगर 15वां राउंड अभी बाकी था दोस्तों, इसीलिए पासा फेंकने को कहा जाता है। इस बार पासा आरिजू फेंकता है और नंबर आता है 7, यानी एग्जिट डोर से सिर्फ 7 लोग निकल सकते हैं। और यहाँ कितने हैं टोटल? 8 लोग। और तब आरिजू फैसला करता है कि वो यहीं रुकेगा और बाकी सबको बाहर भेज देगा, जिसके लिए हालांकि उसके साथ ही नहीं मान रहे होते हैं। मगर वो उनको समझा बुझाकर बाहर भेज देता है उस एरेना से। और उसागी का तो दोस्तों रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो जाना ही नहीं चाहती थी आरिजू के बिना, और तब आरिजू को उसे जबरदस्ती धक्का देकर बाहर निकालना पड़ता है। उसके जाने के बाद दरवाजा गायब हो जाता है। हाँ, आरिजू को बाहर की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। हालांकि वो लोग आरिजू को नहीं देख पाते। उसागी दरवाजे के पास ही बैठ कर रो रही होती है। और तभी मत्सुयामा को याद आती है गेम के होस्ट की बात, और वो अपने पॉकेट से चुपके से गन निकालता है, जिसे देखकर आरिजू बौखला जाता है। वो पूरा हल्ला हंगामा करने लगता है कि नहीं, मेरी बीवी को मत मारो। मगर उसकी आवाज बाहर थोड़ी जा रही थी दोस्तों। मत्सुयामा उसागी को मारने वाला होता है, लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल जाता है और वो गन वापस अपने पॉकेट में डाल देता है। इसके बाद आरिजू को बधाई दी जाती है कि आपने सभी के फ्यूचर पे यकीन रखते हुए उन्हें उनका फ्यूचर जीने की आजादी दी, इसलिए आपको भी एक फ्यूचर दिया जाता है। गेम क्लियर्ड और उसके बाद स्क्रीन पे बड़ा सा जोकर कार्ड अपेयर होता है, जिसके बाद भूकंप आ जाता है दोस्तों, आरिजू के रूम में भी और बाहर भी, हर जगह। आरिजू तो रूम में था ही, इसलिए वो बच जाता है, मगर बाहर तबाही का मंजर छा जाता है। भूकंप से बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है, साथ ही बाढ़ भी आ जाती है, जिसमें बाहर मौजूद प्लेयर्स मरने बहने लग जाते हैं। मत्सुयामा और उसागी तो बह जाते हैं और बाकी के 4 प्लेयर्स दरवाजे के पास जो लोहे के जाली थी उसको पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों फिर आरिजू अपने रूम की टाइल्स उठाकर सामने स्क्रीन पे दे मारता है, जिससे स्क्रीन डैमेज हो जाती है। और तभी वहां पे आता है दोस्तों गेम का होस्ट, जिसका रियल नाम है बांडा। और लास्ट सीजन में हमें बांडा का नाम नहीं पता था, तो उसे ब्लू शर्ट कहकर पुकार रहे थे हम, क्योंकि उसने ब्लू शर्ट ही पहन के रखा हुआ था पूरे सीजन में। और इस सीजन में भी इसने ब्लू कपड़े ही पहन के रखे होते हैं। जब दोस्तों बांडा इस सीजन में आया था ना रियल दुनिया में, और उसने आरिजू के पॉकेट में जोकर कार्ड रखा था, तो उस समय तो आरिजू को कुछ याद नहीं था, वो बांडा को पहचान नहीं पाया। मगर अब उसकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी है, इसलिए वो बांडा को देखते पहचान लेता है कि इसके साथ तो मैंने मिलकर लास्ट गेम खेला था। मगर जब गेम में ऑप्शन दिया गया था कि आपको बॉर्डरलैंड का नागरिक बनना है या रियल वर्ल्ड में जाना है, तो इस बांडा ने तो नागरिक बनना चाहा और मैं चला था रियल वर्ल्ड में। अब बांडा फिर से आरिजू को वही ऑप्शन देता है दोस्तों कि तुम यहाँ के नागरिक बन जाओ, जिसके लिए आरिजू साफ इनकार कर देता है कि नहीं। और फिर बांडा आरिजू को सारी बातें बताता है कि कैसे मैंने मत्सुयामा को ऑफर दिया कि वो तुम्हारी वाइफ को गुमराह करके यहाँ पे लेके आए, ताकि तुम भी उसके पीछे पीछे यहाँ पे आ जाओ। और फिर आरिजू को उस बांडा पे बड़ा गुस्सा आता है कि इतना ड्रामा, इतना खून खराबा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे साथ ही गेम खेलना चाहते थे। और दोस्तों वो टाइल से ही बांडा को मारना चाहता था, पर देखता है कि रियल में वो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो स्क्रीन के पीछे है। और गुस्से में स्क्रीन में मारने से स्क्रीन डैमेज हो जाती है। तभी उसको दरवाजे का, जिससे वो बड़ी मुश्किल से खोलता है, जिसके बाद वो अपने 4 साथियों का हाथ पकड़कर उनको बचाता है, रूम में भेजता है। इसके बाद दोस्तों वो खुद पानी में कूद जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। और तभी सीन रियल वर्ल्ड में हो जाता है शिफ्ट, और अब 2 मिनट हो चुके थे। और जो अन थी ना आरिजू के होश में आने के इंतजार में थी, वो तो होश में नहीं आता दोस्तों, मगर बांडा यहाँ जाता है और वो आरिजू का मुंह दबाकर रियल वर्ल्ड में उसको जान से मारने की कोशिश करता है, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डरलैंड में फंसा रह जाए। और सच में दोस्तों हम देख पाते हैं कि बॉर्डरलैंड में आरिजू पानी में डूबने लग गया है। इधर बांडा को तो लग रहा था कि मैं तो इनविजिबल हूँ, मगर अन उसको देख लेती है दोस्तों और उसे मारने के लिए दौड़ती है। बांडा डर जाता है कि ये मुझे आखिर देख कैसे सकती है, इसीलिए वो वापस बॉर्डरलैंड में चला जाता है। रियल वर्ल्ड में सांस मिलने से आरिजू यहाँ भी किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। वो एक चट्टान पे चढ़ता है जहाँ पे उसको बांडा दिखाई देता है, जो कि आरिजू को गन से मारने वाला होता है कि तभी ऊपर से एक लाइट गिरती है बांडा के ऊपर सीधे, और बांडा की कहानी वहीं पे खत्म। अब इसके बाद दोस्तों एक मिस्टीरियस आदमी आता है आरिजू के सामने, जिसे आरिजू जोकर समझता है, मगर वो वॉचमैन होता है इस बॉर्डरलैंड का। और वो अपने मुंह से एक ओम टाइप का साउंड निकालता है और पूरा बॉर्डरलैंड फ्रीज, यानी पेड़ पौधे पानी आदमी सब रुक जाते हैं। और फिर वो आरिजू के साथ एक आखिरी गेम खेलने का इंतजाम करता है। अचानक वहाँ पे एक टेबल आ जाती है, जिसपे वॉचमैन ताश के पत्ते बिछाता है, और उसमें से 2 पत्ते निकालकर वो आरिजू को चूज करने को कहता है कि देखो, अगर तुमने जोकर कार्ड चुना तो तुम्हारे नसीब का फैसला मैं लूंगा, और अगर कोई नॉर्मल कार्ड चुना तो तुम अपने हिसाब से फैसला ले सकते हो कि तुम्हें यहाँ रहना है या रियल वर्ल्ड में जाना है। आरिजू एक कार्ड चूज करता है दोस्तों, और उसमें जोकर कार्ड ही निकल जाता है, जिसपे वॉचमैन खुश। मगर आरिजू तभी दूसरा कार्ड भी पलट देता और कहता है ये कार्ड भी जोकर वाला ही है, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे ना। तो वॉचमैन बताता है कि जोकर गैप को फिल करने का काम करता है, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हो, इसीलिए तुम्हारे पास दोनों ही कार्ड्स जोकर वाले आए, जिससे ये साबित होता है कि तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथों में है।
इसके बाद वो एक बड़ा सा भंवर दिखाते हुए कहता है कि वो भंवर तुम्हें अंदर खींचेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हें हर दुख तकलीफ से आराम मिल जाएगा। और इस साइड देखो, ये है जीवन जिसमें दुख दर्द भरा पड़ा हुआ है। इस पड़ाव पे हर कोई आता है। ये बॉर्डरलैंड जीवन और मृत्यु के बीच में है। भले ही तुम आज अपनी दुनिया को चुनो, मगर कुछ सालों के बाद तुम्हें फिर से इस पड़ाव पे आना ही है, क्योंकि अंतिम सत्य तो मृत्यु ही है ना। क्या फिर भी तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहोगे? आरिज़ू कहता है तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो? अगर मौत इतनी अच्छी चीज है तो तुम खुद क्यों नहीं मर गए? वॉचमैन कहता है कि मेरा काम है इस जगह की रखवाली करना। मैं ये काम इसीलिए करता हूँ क्योंकि दुनिया में दुख बहुत ज्यादा है और मौत में कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे दोनों ही जगहों से डर लगता है। आरिज़ू कहता है कि तुम मुझे मारने की सलाह दे रहे हो और खुद मौत से इतना डरते हो, वाह, और यहाँ वॉचमैन बन के बैठे फिरे हो। तो वॉचमैन कहता है कि मैं तो तुमसे इसीलिए राय ले रहा हूँ क्योंकि तुम मौत के मुंह से कई बार बच चुके हो और यहाँ बहुत ही जल्द बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आरिज़ू पूछता है क्यों, ऐसा क्यों होने वाला है? जिसपे वॉचमैन कहता है कि जो चीज तुम लोगों को यहाँ खींच कर लाई है उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। तभी वो सब कुछ अनफ्रीज कर देता है। इसके बाद आरिज़ू यही कहता है कि दुनिया में चाहे कितना भी दुख दर्द क्यों ना हो, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। दुख तो है पर सुख के लम्हे भी हैं। भले ही सुख के लम्हे कम हो पर जिंदगी के हर एक लम्हे को जीना चाहता हूँ मैं। और वो खुद जाता है दोस्तों उसागी को बचाने के लिए। और तब वॉचमैन बस स्माइल करके कहता है कि मैंने आज तक तुम जैसा अनोखा आदमी नहीं देखा। और आरिज़ू के उसागी तक पहुंचने से पहले मत्सुयामा पहुंच जाता है वहाँ और वो उसे भंवर की ओर लेकर जाने लग जाता है और कहता है कि मौत की दुनिया में 7 कदम रखते हैं ना। मगर आरिज़ू और उसागी दोनों उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उसागी आरिज़ू के साथ जीना चाहती थी दोस्तों। पर जब मत्सुयामा को उसागी और आरिज़ू के प्यार का एहसास होता है ना, तो वो रुक जाता है। वो उसागी को आरिज़ू के हवाले करके खुद ही मौत की दुनिया में चला जाता है, मौत की दुनिया का राज जानने के लिए। इधर उसागी को फिर से अपने डैड का इल्यूजन आता है, मगर इस बार उसके डैड कूदने के बजाय उसागी को गले से लगाते हैं और समझाते हैं कि बेटा मैंने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। इसके बाद वो आरिज़ू के साथ चली जाती है रियल वर्ल्ड की ओर। और दोस्तों अब सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है। अन के रूम में ही आरिज़ू की आंख खुलती है, जहां उसे अन से पता चलता है कि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए बेहोश था। वो ये भी कहती है थोड़ा और लेट हो जाता ना तो तुम मर जाते। आरिज़ू भी उसका शुक्र अदा करते हुए भागता है हॉस्पिटल में, जहां उसागी को भी होश आ चुका है। मगर मत्सुयामा दिल के दौरे पड़ने से मारा जा चुका था। दोस्तों सीन कुछ दिनों के बाद होता है शिफ्ट। आरिज़ू और उसागी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुके होते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी होने वाली बेबी का नाम डिसाइड करने में लगे हैं। वहीं बहन अपनी मॉम के साथ अपने कॉलेज की डिग्री लेकर हंसी खुशी वापस घर जा रहा होता है। यूना अपने बॉयफ्रेंड को अपने फैमिली की कब्र पे लेके जाती है। ससा अपने टीनेज बेटे को सिखा रही होती है एक जिम्मेदार आदमी बनना, कि अगले साल से तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाला है। ससा ने अपने टॉक्सिक हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था दोस्तों। रे का एनिमी का काम एक कंपनी को बड़ा पसंद आया और उन्होंने रे को जॉब पे रख लिया, इसलिए वो भी खुश है। इसके बाद हम आरिज़ू को देखते हैं अपने कुछ पुराने साथियों का इंटरव्यू लेते हुए। और अगर आपने इसके पिछले का सीजन देखा है दोस्तों, तो आपको अकुनी, हेया, कुमी, हुडी और ये निरागी तो याद होंगे ही। उन्हीं से एक एक करके आरिज़ू ये पूछ रहा होता है कि तुम्हें किस पल में लगता था कि तुम जिंदगी जी रहे हो। तो सभी अपना अपना जवाब देते हैं और आखिर में वो आरिज़ू से पूछते हैं, जिसका जवाब वो ये देता है कि मेरे लिए तो ये पल ही खास है जिसमें मैं अपने होने वाले बच्चे का नाम ढूंढने में लगा हुआ हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में भूकंप आ जाता है दोस्तों, और ये भूकंप सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई हिस्से में एक साथ आया होता है, जिससे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मैड्रिड, रोम, सेंटियागो, पेरिस, लंदन जैसे और भी कई सारे जगहों में भूकंप आता है। फिर हमें लॉस एंजलिस का एक कैफे दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 लोग टीवी पे ये भूकंप की न्यूज सुनते हुए कॉफी वगैरह पी रहे होते हैं। यहाँ एक वेट्रेस होती है जिसका चेहरा तो दिखाया नहीं जाता, मगर उसके नेम टैग पे फोकस किया जाता है जिसमें लिखा हुआ था एलिस। और दोस्तों इस सीरीज का नाम क्या है? एलिस इन बॉर्डरलैंड। इस लड़की का नाम भी एलिस, यानी इसका कुछ तो ताल्लुक है बॉर्डरलैंड से, मगर वो क्या है इंतजार कीजिए अगले सीजन का। ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।